हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी। ठीक है, ये दिया गया है आर्टिकल 124 से लेकर 146 तक। ये हमारा 18 सेशन रहेगा और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, जिसमें अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, यूनिट सेकंड चल रही है, यूनिट 10 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप इससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाइएगा। इसके अलावा बात करें हमारे एंशियंट इंडिया में जुडिशरी का किस तरह से सिस्टम था। जैसे कि एंशियंट इंडिया में किंग के कोर्ट होते थे, उनको कंसीडर किया जाता था कि ये अपेक्स जस्टिस गिविंग बॉडी है जो कि जस्टिस देगी। एंड मॉडर्न इंडिया में इस किंग के कोर्ट को रिप्लेस करके हमने सुप्रीम कोर्ट बना दिया। ठीक है, और इंडियन जुडिशरी या यूनियन जुडिशरी जो है वो डिफाइन किया गया है, बताया गया है चैप्टर नंबर 4 ऑफ पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बात करें हायरार्की ऑफ कोर्ट्स का सिस्टम है हमारे इंडिया में कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज। ठीक है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से हायरार्की में जो है वो हमारे यहाँ कोर्ट का सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे अपेक्स कोर्ट कौन माना जाता है? तो आपके सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपेक्स कोर्ट जो है वो माना जाता है। अंडर आर्टिकल 141 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग होंगे ऑल टेरिटरी में, जितने भी कोर्ट्स हैं। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्लस जब ये बनाया गया था तो 7 जज थे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जज थे। ठीक है, उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाया। इसलिए यहाँ पर भी ये बताया गया है कि जब तक पार्लियामेंट जो है वो कोई नया लॉ नहीं बना देती या नई कोई लिमिट डिसाइड नहीं कर देती लार्ज नंबर ऑफ केसेस को देखते हुए, तब तक जो होंगे वो 7 जज ही रहेंगे। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारे एट प्रेजेंट में कितने नंबर ऑफ जजेस हैं। ठीक है, हिस्ट्री देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सबसे पहले तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, ये एक्ट पास हुआ था, उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये सबसे पहले फंक्शन करना स्टार्ट किया था, स्टार्टेड इट्स फंक्शन एट कोलकाता में। ठीक है, और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने थे? ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एलिजा एम्फे। ठीक है, और दिस कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, ये कोर्ट जो एस्टैब्लिश किया गया था, क्यों? ताकि सॉल्व हो सके डिस्प्यूट जो भी उड़ीसा, बंगाल एंड पटना में हुए होते थे। ठीक है, उसके बाद 2 अदर जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट वो एस्टैब्लिश किया गया, बॉम्बे एंड मद्रास 1800 के दौरान। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक और एक्ट आया, हाई कोर्ट्स एक्ट। ठीक है, 1861 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अलावा एस्टैब्लिश करे गए कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में हाई कोर्ट्स भी। ठीक है, और फेडरल कोर्ट इन इंडिया ने स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, और 1935। ठीक है, कि जब हमारा 1935 एक्ट आया, उसके बाद फेडरल कोर्ट की भी स्टैब्लिशमेंट हुई, जिसमें कि जुडिशियल पावर दी गई थी हाई कोर्ट को। कौन कौन सी पावर थी? ओरिजिनल, एपेलेट और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ठीक है, और जब हमारा 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार हो गया और इनफोर्स हो गया। ठीक है जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहां पर फेडरल कोर्ट्स ने स्टार्ट कर दिया वर्क करना सुप्रीम न्यायालय के रूप में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रूप में। और 28 जनवरी 1950 को फर्स्ट हमारे चीफ जस्टिस कौन बने थे? मिस्टर जस्टिस हरीलाल। ठीक है, हरीलाल जनसुखदास कन्हैया। ठीक है, जिसे हम H.J. कानिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, विद द कंसल्ट विद अ हाई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि अदर जजेस को सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन से जो है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, और जिस तरह से जो है वो, और हाई कोर्ट जो भी प्रेसिडेंट जो है वो
जरूरी समझे उनसे जो है वो परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं अदर जजेस जो भी अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, वो आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, जैसा भी प्रेसिडेंट ठीक समझे। और जब बात आएगी अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, ऑब्लिगेटरी है यदि किसी भी जज को अपॉइंट करना, इन केस यदि अपॉइंटमेंट करनी हो जज और अदर देन अ चीफ जस्टिस हिमसेल्फ। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, किस तरह से जो है कॉम्पोजिशन है। एज मेंशन, जब हमने देखा कि आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि ओनली 8 जज होंगे। ठीक है, 7 जज होने चाहिए और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, कि जब तक पार्लियामेंट जो है वो लॉ डिसाइड ना करे। तो अकॉर्डिंग टू बिल जो पास्ड हुआ हमारे पार्लियामेंट में इन द ईयर 2019, ठीक है, उसके बाद जजेस, नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करके कितना कर दिया है, 8 से इंक्रीज करके 34 कर दिया है, जिसमें 33 अदर जजेस होंगे और 1 कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, और इसीलिए बोला है कि हम यहाँ पर पार्लियामेंट क्यों डिसाइड करती है, क्यों इस जजेस की संख्या को इंक्रीज कर सकती है, कि ताकि न्याय करने में देरी ना हो। ठीक है, कि जो भी कि हैवी लोड हो रहा है, आप जानते हैं कि कोर्ट में कितने ज्यादा केसेस जो है वो पेंडेंसी में रहते हैं, पेंडिंग केस रहते हैं, तो इसको खत्म करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए, ताकि जस्टिस देने में जो है देरी ना हो, इसको देखते हुए जो है इंक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट इन नंबर ऑफ जजेस को। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है जज की। सुप्रीम कोर्ट के जज को यदि चुनना हो, अपॉइंट करना हो, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले बोला है एक पर्सन जो है वो तभी जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का यदि वो फॉलोइंग क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता हो। पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके अलावा यदि वो हाई कोर्ट का जज रहा है, ठीक है, यदि वो हाई कोर्ट का जज रहा है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट का जज या तो अदर, मतलब किसी भी अदर हाई कोर्ट का भी हो सकता है, इसी एक हाई कोर्ट में भी उसने 5 सालों तक काम किया हो, 5 सालों तक वो हाई कोर्ट का जज रहा होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट का जज एक ही हाई कोर्ट का हो, वो अलग अलग, यहाँ पर आप जानते हैं कि ट्रांसफर होती रहती है जजेस की, तो वो डिफरेंट हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस भी जो है उसके पास हो सकता है, बट कितना होना चाहिए, 5 ईयर होना चाहिए। और यदि वो एडवोकेट भी है हाई कोर्ट का तो उसे 10 ईयर जो है वो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ठीक है, और ही और शी मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन आई ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट बोला, एक राष्ट्रपति जी की नजरों में, प्रेसिडेंट की नजरों में जो है वो एक प्रतिष्ठित न्यायविद जो है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट कौन करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की। तो एक कमेटी है जो अपॉइंट करती है, कौन है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आते हैं, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी आएंगे, साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी आएंगे, और 2 एमिनेंट पर्सन जो कि नॉमिनेटेड बाय कमेटी है। और दिस कमेटी कंसिस्ट करती है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हो सकते हैं। ये कमेटी जो है वो, ये कमीशन जो है वो आपका रिकमेंड करेगा एक पर्सन फॉर सीजीआई के लिए, या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए, या जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए, या जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, इन सभी को अपॉइंट करने के लिए जो है वो रिकमेंड कर सकती है ये कमेटी। ठीक है, और इसमें बोले इट ऑल्सो मेंटेन ट्रांसफर, और इसमें ये भी आता है कि ट्रांसफर किस तरह से करनी है जजेस की। ठीक है, 1 कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर करनी है, और इंश्योर करना है वेदर द पर्सन रिकमेंड आर कॉम्पिटेंट और एबिलिटी, कि जिस भी पर्सन को हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको जज बनाना है तो वो क्या कॉम्पिटेंट है या नहीं। ठीक है, और जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल 137 से लेकर 141 तक जो है वो कंपोजिशन दिया, ले डाउन किया गया है, कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है द लॉ गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट जो कि बाइंडिंग होगा ऑल अदर कोर्ट पर, जितने भी अदर लोकल कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है वो आपके बाइंडिंग रहेंगे। अंडर 137 सेज दैट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, रिव्यू करने की जजमेंट। ठीक है, कि अंडर
आर्टिकल 137 में ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों की समीक्षा करने का अधिकार है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो अंडर आर्टिकल 131 में ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो कब कब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, मतलब कौन कौन से मैटर में जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को देख सकते हैं। या डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, जब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस फाइल किया जाता है, ठीक है, जहां पर हमें देखने को मिलती है आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 32 जब डिस्कस किया था तब भी ये डिस्कस करी थी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो बोला है कि जब किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तब भी वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, तब भी वो आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा, तब भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखने को मिलती है। और यदि कैसा केस हो जाए, यदि गवर्नमेंट का एक स्टेट की गवर्नमेंट का दूसरे स्टेट के साथ कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। और यदि गवर्नमेंट ऑफ वन और मोर स्टेट और अदर साइड कौन हो, आपकी यूनियन गवर्नमेंट हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, अपने स्टेट की हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, या टू और मोर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तब भी आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखने को मिलती है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो आपकी बताई गई है आर्टिकल 132, 133, 134। यहाँ पर बोला ओनली 4 कैटेगरी में आप अपील कर सकते हो इन सुप्रीम कोर्ट में। या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, यदि हाई कोर्ट जो है स्पेसिफाई करे किसी भी पर्टिकुलर केस को, यहाँ पर नीड है इंटरप्रिटेशन करने की कॉन्स्टिट्यूशन में, तब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर जो है वो अपील की जा सकती है। सिविल मैटर में यदि इफ केस जो है इन्वॉल्व है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का इन जनरल इंपॉर्टेंस के लिए, तब जो है वो सिविल मैटर पर अपील की जा सकती है। और क्रिमिनल मैटर यदि हाई कोर्ट रिजर्व द अपील एंड सेंटेंस एंड एक्यूज टू डेथ, ठीक है, यहां पर बोला कि यदि हाई कोर्ट जो है अपील को रिजर्व कर देता है, रिवर्स कर देता है अपील और सेंटेंस ऑफ एन एक्यूज, और किसी व्यक्ति को जो है वो सेंटेंस सुना देता है, सजा दे देता है डेथ सेंटेंस की, तो भी जो है वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आता है, तब भी इस ग्राउंड पर अपील कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। और स्पेशल लीव टू अपील ऑल्सो ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द केस डज नॉट हैव एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, और यदि वह संतुष्ट है कि मामले में कोई भी कानून का सवाल नहीं है, तब भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति दी जा सकती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपको कहाँ देखने को मिलती है, हमने प्रेसिडेंट में भी देखा था जब हमने प्रेसिडेंट वाला टॉपिक कंप्लीट करा था। आर्टिकल 143 में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट जब चाहे जब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन जो है वो ले सकते हैं। किस कौन सी फॉलोइंग कैटेगरी में, यदि मैटर रिलेटेड है किससे, पब्लिक इंपॉर्टेंस से, पब्लिक वेलफेयर एंड इंपॉर्टेंस से। यदि कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है कहां से, प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंटिटी से या एग्रीमेंट से, या अदर कोई भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट या अदर कोई भी लीगल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, इस बेस पर जो है वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। पावर क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट की, पावर है पनिश करने की, यदि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, चाहे सिविल है चाहे क्रिमिनल है, तो इस पर्सन को जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ की, और फाइन जो है 2000 तक हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू और टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट, की लेजिस्लेटिव ने कोई भी लॉ बनाया है तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो लॉ बना है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या इनकॉन्स्टिट्यूशन या इनवैलिड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और इंक्वायरी की जा सकती है, इट इज इंक्वायरी अथॉरिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ यूपीएससी मेंबर, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो है वो इंक्वायरी कराई जा सकती है यूपीएससी अथॉरिटी की, ठीक है, और कंडक्ट ऑफ यूपीएससी मेंबर की, ठीक है। डिसाइडिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है। और ये बोला इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, और इसके लिए कार्यवाहक जो है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है कि जो भी एविडेंस और इट्स डिसीजंस आर एविडेंशियरी वैल्यू, ठीक है, और इनके फैसले जो है वो एविडेंशियरी वैल्यू रखते हैं। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी केस डिसाइड करे जाते हैं उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, और सारे के सारे जितने भी लोअर कोर्ट हैं वो क्या होते हैं,
बाइंडिंग होते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करने के लिए। अब बात करते हैं रिमूवल किस तरह से किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज का। तो एक जज को यदि रिमूव करना है तो जिस तरह से हम प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं बाय द रेजोल्यूशन, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना पड़ेगा। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मेजोरिटी जो है वो नॉट नहीं होनी चाहिए बिलो द 2/3 मेजोरिटी। मतलब आप एक रेजोल्यूशन पास करोगे विद 2/3 मेजोरिटी मेंबर के साथ, प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ रिमूवल किस ग्राउंड पर होना चाहिए, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ऑफ जज इन क्वेश्चन। ठीक है, कि उस जज का जो है वो मिसबिहेव और इनकैपेबल है, इस क्वेश्चन के आधार पर आप रिमूवल करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जज का। और ये हमारा छोटा सा सेशन था, और इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ज्वाइन करना हो तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Thank you so much. Do like, share and subscribe. Press the bell icon for further notification. Thank you.